जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने एनर्जी ऑडिटिंग एंड कंजर्वेशन में यूनिट नंबर 2, जो कि डिमांड साइड मैनेजमेंट है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ब्रीफली क्या करना है हमको, डिस्क्राइब करना है जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं किसके, डिमांड साइड मैनेजमेंट के दोस्तों। जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको क्या बताना है। देखिए दोस्तों, डीएसएम हमारा क्या है, डीएसएम एक हमारा क्या है, पॉलिसी मेजर्स है। क्या है, एक पॉलिसी है जो क्या करता है, जो कंट्रोल करता है, प्लस इन्फ्लुएंस करता है, प्लस रिड्यूस करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को दोस्तों। तो ये इसका जो डीएसएम है हमारा, उसका तीन जो दोस्तों है पॉलिसी, जो क्या करता है पहले कि हमको कैसे भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंट्रोल करें। दूसरे उसके बाद क्या है हमारा, उसको हमको क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है कि कैसे हमको कम डिमांड, जब हमको ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत है पीक लोड से, हम पीक आर टाइम में जो हमारा टाइम है उसमें कैसे वेरिएशन करें। प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है उसको हम कैसे उसको दोस्तों रिड्यूस करें। तो इसका ये तीन सबसे बड़ा फंक्शन है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है और हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को क्या करता है दोस्तों, रिड्यूस करता है। डीएसएम का एक और दोस्तों है कि क्या करता है, इसके पास क्या है कि इसके पास इन्फ्लुएंसिंग का क्या है, कैपेबिलिटी है। किसको इन्फ्लुएंस करता है दोस्तों, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है। कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपने कैपेबिलिटी पे, यानी क्या, वो अपने कैपेबिलिटी प्लस अपने विलिंगनेस, मतलब अपने इच्छा अनुसार केवल इन इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। और उसके साथ साथ क्या करें, एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है दोस्तों, कंजम्पशन है उसका, उसको क्या करना है हमको, रिड्यूस करना है। तो ये उनका मेन मोटो है दोस्तों। तो डीएसएम का हमारा सबसे तीन मेथड में, ये तीनों में हमारे सारे कुछ आ जाते हैं, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, रिड्यूस करना। तो इन्फ्लुएंस किसको करेगा, कस्टमर को करेगा कि अपने कैपेबिलिटी, अपने विलिंगनेस के अनुसार वो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी का वो कंजम्पशन करे। प्लस उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, कस्टमर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, यानी उनको इंकरेज करता है। क्या इंकरेज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो इंकरेज करता है कि अपने जो जो भी इनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है में है, वो अपने ऑफ पीक पीरियड में क्या करे, उसको यूटिलाइज करे। ऑफ पीक आर में क्या करे, पीक टाइम में उसे यूटिलाइज करे, इसमें क्या करे, यूटिलाइज करे। और जो हमारा डिमांड है, जो हमारा पीक आर टाइम जब हमारा चलता है, तो उस समय क्या करे, वो कम से कम क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करे, यूज करे दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीक आर टाइम में क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को हम कम यूज करें, और जो हमारा पी ऑफ पीक टाइम है उसमें हम जो एनर्जी का यूज करें वो काफ़ी हम ज़्यादा करें दोस्तों। तो ये आपको दो पॉइंट क्या करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज करना है। जैसे ऑफ पीक टाइम दोस्तों हमारा कौन सा टाइम होता है, ऑफ पीक टाइम जैसे हमारा कौन सा हो गया, नाइट टाइम हो गया। प्लस उसके बाद जैसे कोई वीकेंड्स का जब हॉलीडे होता है दोस्तों, तब हमारा क्या होता है, उस समय आप क्या कर सकते हैं, अपने यूज कर सकते हैं दोस्तों। और जो हमारा पीक डिमांड मैनेजमेंट होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जी को क्या करे, टोटल एनर्जी के कंजम्पशन को रिड्यूस करे, बल्कि ये क्या करता है, बल्कि ये जितने भी हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट होते हैं, जितने भी हमको एक्सपेक्टेड एनर्जी होते हैं, उसको क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। यानी इन्वेस्टमेंट जितना भी हो रहे हैं, जितना फालतू यूज हो रहे हैं पीक डिमांड टाइम में, वो क्या करता है, इनको रिड्यूस करता है दोस्तों। तो डीएसएम, हमारे डीएसएम आपको बताएं, डीएसएम एक चीज़ और है, वो कंसिस्ट कौन कौन सा पार्ट करता है। एक तो हमारा है क्या, कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, प्लस उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को रिड्यूस करना। प्लस उसके साथ साथ इसके अंदर हमारा क्या आता है, प्लानिंग आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है, और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ आता है दोस्तों। तो ये भी तीन पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं कि इसके अंदर हमारा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग सारा कुछ हमको नज़र आता है, कि जो हमारा कैसे भी करके इलेक्ट्रिकल के यूटिलिटीज़ को इस तरह से डिज़ाइन करे कि कंज्यूमर को इनकरेज करे कि कैसे अपने यूजेस के पैटर्न को, अपने जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पैटर्न को, उसको मॉडिफाई करके वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें दोस्तों।
उसके साथ साथ जो हमारा डीएसएम है दोस्तों, ये क्या इसमें और एक चीज़ होता है क्या, डीएसएम में हमारा जो हम इफिशियंट जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसका जो एफिशिएंसी होना चाहिए वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और ये हमारा जो एफिशिएंसी जब इम्प्रूव होगा दोस्तों, तो हमारा जो ऑपरेटिंग रेट होगा वो क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग रेट इंक्रीज होगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है कि हमको एनर्जी क्या करना है, स्टोर रख करके रखना है। किसके लिए, जब हमारा ऑफ पीक टाइम है तब हम क्या करें, एनर्जी को स्टोर कर लें। फिर उसको जब हमारा पीक आवर टाइम है तो उस समय हम क्या करें, उसको हम डिस्चार्ज करें। एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, वाटर हीटिंग के फॉर्म में, या बैटरी वहाँ पे यूज करके। तो कई सारे ऐसे मैनेजमेंट है दोस्तों। तो हमने क्या देखा इतने देर में, अभी तक एक सिंपल सा मुद्दा हमने क्या देखा कि हमको तीन चीज के ऊपर फोकस करना है, क्या, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस किसे करना है, कंज्यूमर को, कि अपने वो कैपेबिलिटी और विलिंगनेस के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को वो क्या करें, डिक्रीज करें, और कंज्यूमर जो है कंजम्पशन उसका कम करें। और एक चीज जो हमारा पीक टाइम है उस समय हम कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, पीक आवर टाइम। ऑफ पीक टाइम जैसे हमारा रात का समय, वीकेंड का समय हो गया, उस समय अपने यूटिलिटी यूटिलाइज करें दोस्तों। और उसके साथ साथ डीएसएम के अंदर हमारा तीन पार्ट और है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। मतलब क्या है दोस्तों, इसके अंदर हम जब हमारा ऑफ पीक टाइम है तो हम एनर्जी को क्या करें, स्टोर कर लें। फिर हमारा जो पीक आवर टाइम हो रहा है वहां पे हम एनर्जी को यूज करें दोस्तों। तो हम जो भी जो हमारा डिमांड साइड मैनेजमेंट होता है दोस्तों, वो हाई इफिशिएंसी ऑफ जो इक्विपमेंट होते हैं उसको क्या करता है, उसको वो यूज करता है दोस्तों। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन थे। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि व्हाट डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ डिमांड साइड मैनेजमेंट, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमको बताने हैं दोस्तों। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने देख ही लिया, अब स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए डीएसएम का जो स्कोप है हमारा, उसका अगर हम स्कोप के बारे में बात करें तो स्कोप हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है। कस्टमर के साइड, इसमें हमारा क्या होता है, कस्टमर के साइड हमारा फोकस होता है। इसमें जो मेन फोकस दोस्तों हमारा होता है वो कहाँ होता है, हमारे कस्टमर के साइड होता है, कि कैसे भी हमको कस्टमर के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करना होता है, उनके ऊपर स्टिमुलेट करना है। तो स्कोप इसके दोस्तों तीन हैं स्कोप, आपको तीन स्कोप क्या करने, याद रखने हैं। पहला क्या है हमारा, लोड मैनेजमेंट, कि कैसे भी हमको लोड मैनेजमेंट करना है, पीक आवर टाइम में कम यूज करना है, ये सारा कुछ हमारा इसमें आएगा, कि जो हम शिफ्ट करते हैं पीक से ऑफ पीक आवर में। दूसरा क्या है हमारा, एनर्जी कंजर्वेशन, हमको कम से कम एनर्जी यूज करना है दोस्तों, ये हमारा स्कोप है। और तीसरा हमारा है क्या, इंक्रीज इलेक्ट्रिफिकेशन दोस्तों। जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, कि जो हमारे नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डिवाइसेस हैं उनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में डिवाइसेस में यूज करें, जिससे हमारा एनर्जी का कंजम्पशन दोस्तों क्या करें, एनर्जी का कंजम्पशन हमारा यूज हो सके अच्छे वे में, इफिशिएंट वे में। तो इसके तीन पॉइंट आपको याद रखने, कौन कौन से, एक लोड मैनेजमेंट वाले, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, और हमारा जो इसमें इसके बाद है हमारा इंक्रीज करना है हमको क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्रीज करना है। ये तीन स्कोप हैं दोस्तों। और हमको एक चीज और पता है कि डीएसएम हमारा क्या है, एक रिसोर्स प्लानिंग है, एक लीस्ट कॉस्ट, कैसे भी वो फोकस करता है किसके ऊपर, कि लीस्ट कॉस्ट रहे। और ये रिसोर्स डेवलप इस तरीके से करता है कि जो उसका जो मिनिमम जो हमारा प्रेजेंट में वो, बल्कि जो हमारा उसका कॉस्ट जो होता है, फ्यूचर कॉस्ट और प्रेजेंट कॉस्ट में कैसे भी हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमम यूज हो सके दोस्तों। जो हम कम से कम पैसे में, हम कैपिटल में क्या करें, एनर्जी को सक्सेसफुली यूटिलाइज करें दोस्तों। और कस्टमर के साथ हमारा क्या करें, इसमें कस्टमर का जो है उसमें बेनिफिट हो, म्यूचुअल बेनिफिट उसमें नजर आए, जो कि वो बेस्ट यूज में अपने कैपिटल को कर सकता है दोस्तों। तो इसके एडवांटेज यही है कि ये हमारा क्या, कहाँ पे यूज होता है, एनर्जी कंजर्वेशन में यूज होता है। और डिसएडवांटेज यही है कि इन सारे चीज़ के लिए हमको वास्ट नॉलेज चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए दोस्तों। तो ये है कुछ क्या हमारे स्कोप। तो स्कोप में आपको बस तीन पॉइंट याद करने, क्या, लोड मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन और इंक्रीज इलेक्ट्रिफिकेशन आपको करना है दोस्तों।
फिर उसके बाद हम बात करें ये कंपैरिजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमको एनर्जी एफिशिएंसी और डीएसएम में हमको डिफरेंस बताना है। तो एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों, कोई ऐसा हम एनर्जी एफिशिएंसी हमारा क्या एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो हमको रिक्वायर करता है कि सेम फंक्शन, जो कोई भी सेम फंक्शन कर रहे हैं लेकिन उसमें जो हमारा एनर्जी है वो हमारा कम लगे। जब एनर्जी कम लगेगा तो हमारा जो एफिशिएंसी है दोस्तों वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। तो एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो सेम फंक्शन को करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन वही डीएसएम क्या है, एक पॉलिसी एंड मेजर्स है जो क्या करता है, आपको बताए थे, कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को क्या करता है, डिक्रीज करता है दोस्तों। इसका ये काम है। तो ये डेफिनेशनल डिफरेंस हो गया। अब इसके गोल, जो एनर्जी एफिशिएंसी का गोल क्या होता है कि कैसे भी हमको करके जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसको हमको कम करना है, सेम फंक्शन को प्रोवाइड कर, सेम फंक्शन को कार्य करने के लिए। तो हमको कैसे भी करके जो हमारा एनर्जी का अमाउंट है उसको रिड्यूस करना है। लेकिन जो डिमांड साइड पे हमारा रहता है कि हमको डिमांड साइड का जो गोल होता है कि हमारा जो पीक आवर चल रहा है उस समय हम एनर्जी को जो कम यूज करें और ऑफ पीक आवर में हमारा उसको यूज करें जो एनर्जी हमको रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और उसके बाद एग्जाम्पल देखें एनर्जी एफिशिएंसी का, जैसे हम एलईडी यूज कर रहे हैं, सीएफएल बल्ब यूज कर रहे हैं, किसके प्लेस पे, जो इसके पहले हमारा इनकैंडेसेंट बल्ब था उसके जगह हम एलईडी और सीएफएल यूज कर रहे हैं। और डीएसएम का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि हम एनर्जी को स्टोर कर लें किस टाइम में, हम जो हमारा पीक आवर टाइम है, जो ऑफ पीक टाइम है उस समय एनर्जी को स्टोर कर लें और डिस्चार्ज करें कब, जब हमारा पीक आवर टाइम है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या इसमें याद करना है कि सेम फंक्शन को एनर्जी कम में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को क्या करता है, फोकस करता है। इसका गोल क्या होता है, रिड्यूस करना है एनर्जी को, लेकिन इसका पीक आवर में क्या करना है, एनर्जी को हमको बस लेस करना है। एग्जाम्पल एलईडी सीएफएल वाला, इसमें हमने देख लिया कि ऑफ पीक टाइम में हमको एनर्जी स्टोर करना है दोस्तों। अब बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है क्या कि नरेट द इवेल्युएशन ऑफ डीएसएम इन डिटेल। जो हमारा डिमांड साइड मैनेजमेंट है उसके इवेल्युएशन कैसे हुए, इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसका कहानी आप सिंपल से याद रखिए कि 1973 में क्या हुआ, अमेरिका के अंदर क्या आ गए, ऑयल क्राइसिस आ गए। अमेरिका के अंदर जब ऑयल क्राइसिस आ गए तो उस समय क्या हुआ, जब ऑयल मिला नहीं तो उस समय इलेक्ट्रिकल, जितने भी इलेक्ट्रिक थे, यूटिलिटीज थे, उनके ऊपर फोकस किया गया कि जो कंज्यूमर है उनको हम कम ऐसा फोकस करें कि वो कम से कम यूज करें। इसलिए वो क्या किए, कई सारे, जैसे उस समय क्या हुआ था, ऑयल क्राइसिस के दौरान जो हमारे एनर्जी के कॉस्ट थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। उसके साथ साथ जो फ्यूल का सप्लाई था वो उतना हो नहीं पा रहा था, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे थे। उस समय कस्टमर कम यूज करने पे जो उसका बिल आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था। उस समय शॉर्टेज हमको नज़र आ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे शॉर्टेज नज़र आ रहे थे, प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, शॉर्टेज थे इलेक्ट्रिसिटी के। उस समय हमको क्या हुआ, उस समय दिमाग में आया कि कैसे करके हम उसके डिमांड, जो हमारा डीएसएम टेक्निक को अपनाया जाए, कैसे एफिशिएंट एक टेक्नोलॉजी या सर्विस हो जिससे कस्टमर क्या करे, फोकस कर सके कि कैसे हम इस डीएसएम टेक्निक को अपना के अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट में को फुलफिलमेंट कर सके दोस्तों। तो कहानी क्या है, फिर से याद करें कि 1973 में ऑयल क्राइसिस आया जिसके वजह से इलेक्ट्रिक जो यूटिलिटी थे, इलेक्ट्रिक जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर थे, उनके ऊपर इफेक्ट आया। प्रॉब्लम क्या देखने को मिला, कॉस्ट इंक्रीज हो गया, बॉटल नेक ऑफ फ्यूल सप्लाई, जो फ्यूल सप्लाई नहीं मिल पाया, इसके वजह से एनर्जी जो बिल थे, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल थे वो काफ़ी ज़्यादा देने पड़े। शॉर्टेज मिला हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई का, तो हमको कई सारे प्रॉब्लम फेस करने। तब उस समय दिमाग खुला, चक्षु आया कि भाई अब हमको एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लाना है जिससे हम अपने एनर्जी के फुलफिलमेंट को कर सकते हैं। तब उस समय हमारा डेवलप हुआ क्या, डीएसएम टेक्निक दोस्तों, डिमांड साइड मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने क्या फोकस किया, जो भी हमारा यूटिलिटी प्लानिंग है, कब हमको फ्यूचर में कब लोड हमको कब चाहिए, उसके ऊपर इसका फोकस था दोस्तों। और इसी से हमारा क्या, डीएसएम टेक्निक से हमारा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ राइज हुआ कि हमको ग्रेटर अट्रैक्शन हो गया, कैसे हमको एनर्जी कंज्यूम करना है। मतलब आप ऑफ पीक में यूज करोगे, कम इलेक्ट्रिसिटी देना हुआ, तो अगर आप उस समय आपको इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मिलेगा दोस्तों। ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा जो है उसी समय से राइज हुआ है डीएसएम के इवॉल्व होने से दोस्तों।
प्लस उसके बाद जो हमारे यूटिलिटीज़ थे वो प्रमोट करने लगे, कई सारे यूटिलिटीज़ प्रमोट करने लगे कि हमें डीएसएम टेक्निक अपनाना चाहिए, जिसके वजह से हमारे कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस पड़ेगा कि कॉस्ट जो होगा हमारा डिक्रीज होगा और जनरेटिंग कैपेसिटी हमारा क्या होगा, वो हमारा इंक्रीज होगा दोस्तों। और कई सारे यूटिलिटी मेथड आए जिससे क्या हुआ, कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन भी मिला कि हमको उतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वहीं कई सारे अपॉर्चुनिटी भी दिखे कि अपने कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को क्या कर सके, अपने ऊपर कंट्रोल कर सके दोस्तों। जब इसका रिपोर्ट सबमिट किया गया, जब रिपोर्टेड आया 1977 1983 में, तो डीएसएम जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो 40 मिलियन कस्टमर तक हमारा पहुंच गया था यूएसए में दोस्तों। और ये पीक डिमांड को भी कितना से रिड्यूस किया था, 13,000 मेगावाट, जो कि अप्रॉक्स 3% था दोस्तों। उतने से ये क्या किया था, ये डिमांड को रिड्यूस कर दिया था 1977 से 1983 तक इस दोनों में। सोचिए 40 मिलियन तक, जो हमारा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, सोचिए 40 गुणे 10 लाख मतलब 400 लाख लोग, यानी 4 करोड़ लोग के लिए लगभग क्या हुआ था, ये डीएसएम टेक्निक हमारा पहुंच चुका था दोस्तों। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएसएम का आना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि आज तक भी ये क्या हो रहा है, अपनाया जा रहा है, यूटिलिटी प्लानिंग को अपनाया जा रहा है। तो हमने क्या देखा इसमें, कहानी समझी क्या, 1973 में क्या हुए, ऑयल क्राइसिस नजर आए, जिसके वजह से जो कंज्यूमर थे उनके जो प्राइसेस थे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल थे, वो राइज होने लगे, एनर्जी का डिमांड फुलफिलमेंट नहीं हुआ दोस्तों। उस समय क्या था, एनर्जी प्रॉपर फ्लक्चुएशन ज़्यादा था, एनर्जी का गैप ज़्यादा था। तो उस समय क्यों ना दिमाग में आया कि 1973 में हम एक टेक्निक डेवलप करें, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करें, जिससे उन्होंने नाम दिया डीएसएम। कि डीएसएम के अंदर क्या था, जो यूटिलिटीज़ हैं, जो उन्हें प्रमोट किया गया कि कैसे वो ऑफ पीक टाइम में क्या करें, अपने एनर्जी के फुलफिलमेंट करें। इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक टैरिफ है वो भी उस समय काफ़ी डेवलप हुआ, जो नज़र आया, और इसी से हमको कहीं ना कहीं कस्टमर के डिससेटिस्फैक्शन को हम एलिविएट कर पाए। और 1977 से 1983 में हमने 40 कम से कम 40 मिलियन तक जो यूएसए में थे वो इस कॉन्सेप्ट तक हमारा पहुंच चुका था। और 3% का हमको एनर्जी में क्या दिखा, डिक्रीमेंट दिखा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा तक इम्पॉर्टेंट डिक्रीमेंट है दोस्तों। फिर उसके बाद बात करें क्या, कई सारे डीएसएम के स्ट्रेटजी हैं, कैसे हम डीएसएम वेरियस स्ट्रेटजी यूज किए थे हम डीएसएम को अपनाने में दोस्तों। तो हम जो हमारा पहला है क्या है, पीक क्लिपिंग। अब पीक क्लिपिंग क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पीक लोड होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। जो हमारा लोड, ये हमारा एक प्रकार का ये लोड मैनेजमेंट का ही दोस्तों टेक्निक अपनाता है। ये क्या करता है, लोड मैनेजमेंट का टेक्निक अपनाता है कि ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है जो भी हमारे पीक आर टाइम में जो हमारे एनर्जी होते हैं, जो हमको रिक्वायरमेंट होता है, उसको कट करके वो ऑफ पीक टाइम में उसको क्या करता है, डिलीवर करता है। डायरेक्ट लोड कंट्रोल मेथड दोस्तों समटाइम ये अपनाता है। ये जैसे ये कई सारे अप्लाइंसेज होते हैं, जैसे उस समय लार्ज पावर लेते थे, उसको क्या कर देते हैं, वो डिसकनेक्ट कर देते हैं। कब, जब हमारा पीक आर टाइम होता है, बिना किसी टॉलरेटेड विदाउट मच इनकन्वीनियंस, बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए ही वो क्या कर देते हैं, वहाँ पे वो कट आउट कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए था दोस्तों, लार्ज इंडस्ट्री जो कंज्यूमर थे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था कि वो अपने पिकिंग क्लिपिंग पोटेंशियल को क्या करे, अपने डिफरेंट इंडस्ट्री का डिफरेंट होता था, तो उनको पता चल सका था कि हमारा कितना पीक क्लिपिंग है दोस्तों। और कई सारे जो डिमांड है वो हमारे फुलफिलमेंट हुए कब, जब हमने क्या किया, पार्टिसिपेट किए कई सारे इंडस्ट्री और अपने टाइम रिक्वायर्ड को वो बताएं। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमको पता चला कि पावर का कितना अवेलेबिलिटी होना चाहिए और कितना हम एक्सीड कर सकते हैं अपना, जैसे हम एक्सीड हमको कम से कम करना चाहिए, जिससे हमारा कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नजर आया था दोस्तों। ये हमारा था क्या, पीक क्लिपिंग। यानी सिंपल आप समझिए कि ये आपका डायग्राम है, सिंपल आपने क्या किया, ऊपर पीक वाले जो टाइम है उसको आपने क्या किया, कट कर दिया। इतने टाइम को आपने क्या किया, कट कर दिया पीक टाइम को। अब बात करते हैं वैली फिलिंग का दोस्तों। वैलिंग फिलिंग में क्या होता है, सिंपल समझिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑफ पीक टाइम है, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हम
ऑफ पीक टाइम, वो ये हमारा पीक आवर टाइम है, उसको हमने फिट कर दिया कहाँ पे, ऑफ पीक टाइम में। वही चीज़ है दोस्तों, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ड्यूरिंग ऑफ पीक आर लेस देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बोल रहा है क्या कि जब हमारा ऑफ पीक टाइम का जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट उसका कॉस्ट एवरेज से भी कम हो, तब हम क्या कर देते हैं, वैली फिलिंग दोस्तों यूज कर देते हैं। तो उस समय जितने भी हमारे इसमें एडवांटेज होता है क्या, ऑफ पीक आवर में, कि इलेक्ट्रिसिटी को हम ऑफ पीक टाइम में यूज करें दोस्तों। रात के समय क्या होता है, सरप्लस जनरेटिंग कैपेसिटी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो सरप्लस होता है। तो उस समय हम क्या करें, अपने जो हमको यूज है उसको उस समय हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए वहां पे कंज्यूमर को क्या किया गया, उसको थोड़ा अट्रैक्ट कराया गया कि आप रात के टाइम वहां पे यूज कीजिए दोस्तों। सम हैवी पावर अप्लायंसेस जैसे इरिगेशन पंप हो गए, वाटर हीटर हो गए, ये उस समय पीक आवर में क्या होते थे, स्विच ऑफ होते थे। और स्विच ऑन कब हम करते थे, ऑफ पीक आवर में। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैली फिलिंग। यानी इसमें क्या होता है, कुछ जो हैवी अप्लाइंसेज होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, इरिगेशन के, जैसे इसमें क्या होता है, इरिगेशन हो गया हमारा, वाटर हीटर हो गया दोस्तों। इस समय क्या होता है, ये ऑफ पीक टाइम में जो हम हमारा इसको ऑन पीक टाइम में, जो हमारा पीक आवर टाइम चलता रहता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, इसको हम कट आउट कर देते हैं। और जब हमारा ऑफ पीक टाइम चलता है तो उस समय हम क्या करते हैं, इसको फुलफिलमेंट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैली फिलिंग बोलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, लोड शेडिंग। अब लोड शेडिंग में क्या होता है दोस्तों, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पावर शॉर्टेज सम डिस्पेंसिबल अप्लायंसेस आर स्विच ऑफ। जब हमारा कभी पावर शॉर्टेज होता है, हमको नजर आता है कि अब हमारा पावर शॉर्टेज होने वाला है, तो उस समय कुछ डिस्पेंसेबल अप्लायंसेस होते हैं जिसे हम क्या कर देते हैं, उसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं दोस्तों। इसका जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, बिना किसी उनको बताए हुए वहां से हम स्विच ऑफ कर देते हैं। तो कभी कभी ये इनकन्वीनियंस होता है कस्टमर के लिए दोस्तों। और लोड शेडिंग है दोस्तों, एक जैसे ये साइमल्टेनियसली है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट ऑफ नेटवर्क होते हैं वो टर्न बाय टर्न क्या होते हैं, अपने आप पे यूज करते हैं दोस्तों, लोड शेडिंग टेक्निक। फिर उसके बाद है स्ट्रेटेजिक एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रमोट करते हैं किसके, कि हम एफिशिएंसी, जो हमारे एफिशिएंसी इक्विपमेंट है उसको हम प्रमोट करते हैं कि आप हाईली एफिशिएंसी इक्विपमेंट क्या करें, आप यूज करें, जिसकी वजह से जो हमारा एनर्जी का वेस्टेज है वो हमारा कम हो सके दोस्तों। ये क्या है, ये लीड टू लोअर कॉस्ट एंड लेसर डैमेज टू इन्वायरमेंट। जब ये टेक्निक अपनाया जाएगा तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं लोअर कॉस्ट हो, जो हमारा जो कॉस्ट होगा वो काफ़ी लो रहेगा, और हमारा जो इन्वायरमेंट को डैमेज है वो भी हमारा नहीं होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, इस जो स्ट्रेटेजिक लोड ग्रोथ, इसमें क्या है दोस्तों, हम इसमें जनरली क्या कर देते हैं कि वन विच प्रोड्यूस अ जनरल इंक्रीज इन सेल्स बियॉन्ड एनी इंक्रीज फ्रॉम वैली फिलिंग। जैसे कभी कभी क्या होता है, वैली फिलिंग में हमारा क्या होता है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी पीक ऑफ टाइम में हमारा ज्यादा लोड यूज होने लगता है। तो उस समय क्या करते हैं, हम अपने लोड को ही क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज मार्केट शेयर ऑफ द लोड क्या होता है, इंक्रीज होने की वजह से हमको क्या करना होता है, स्ट्रेटेजिक लोड ग्रोथ हमको अपनाना पड़ता है, जो कि हमारा काफी एफिशिएंट हमको नजर आता है। जब भी हमको दोस्तों स्ट्रेटेजिक लोड ग्रोथ तभी हम करते हैं जब हमारा वैली फिलिंग में क्या होता है, हमको ड्रास्टिकली इंक्रीज होते हुए नजर आता है। तो उस समय हम क्या कर देते हैं, जो हमारे मार्केट का लोड होता है, मार्केट शेयर का जो लोड होता है, उसको क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं, उसको सर्व करते हैं कि कैसे हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा ये हेल्प कर सकता है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबल लोड शेप। अब फ्लेक्सिबल लोड शेप में दोस्तों क्या होता है कि इसमें हम जो भी हमारा यूटिलिटीज है उसको अलाउ करते हैं कि जो भी हम लोड शेप यूज कर रहे हैं, जो हमारा लोड शेप है, जो हमारा रिलायबिलिटी है, किसका जो रिलायबिलिटी और जो हमारे कंस्ट्रेन है उसको क्या करें, हम कैसे उसको इफेक्टिव वे में हम यूज कर सके दोस्तों। जो हमारा कंज्यूमर है उसको हम क्या करें, उसके कैसे भी जो सर्विस लेवल है उसको हम क्या करें, उसको हम सर्विस लेवल को हम रिड्यूस कर दें दोस्तों। अधिकतर जो कस्टमर, जो हमारे कॉमन मेथड है रिड्यूस लेवल का या इंटरप्टेबल मेथड का, कि कैसे हमको इसको क्या करना है, कि जब हमको रिक्वायरमेंट हो तब हम लोड को इंक्रीज करें, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो लोड को हम डिक्रीज करें। तो फ्लेक्सिबल लोड शेप में हमारा क्या यूज होता है दोस्तों, इंटरप्टेबल एंड हमारा कर्टेलेबल, जो हमारे कर्टेबल सर्विस होते हैं उनको हम यूज करते हैं।
ये पॉइंट आप मत भूलिएगा कि फ्लेक्सिबल लोड शेप में हम इंटरप्टेबल, जो हमारा इंटरप्टेबल यानी क्या, जब हमारा रिड्यूस करना है, और कल्टेबल यानी हमको जब इंक्रीज करना है। ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है दोस्तों। डिवाइस आर अवेलेबल विच कैन लिमिट द पावर एनर्जी एंड जो हमारे इंडिविजुअल का जो कंज्यूमर है उसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल लोड शेप है। हमने क्या क्या देखा दोस्तों, पहला हमने देखा क्लिपिंग, जो हमारे पीक क्लिपिंग थे, फिर वैली फिलिंग देखा, फिर जो हमारा स्ट्रेटेजिक एनर्जी कंजर्वेशन देखा, फिर जो हमारे स्ट्रेटेजिक लोड ग्रोथ हमने देखा, फिर क्या देखा, फ्लेक्सिबल लोड शेप देखा हमने। और एक चीज और देखा था हमने, आप बताइए जल्दी, जो हमारे जो क्लिप शेडिंग है दोस्तों, वो भी हमने देखा था। क्लिप शेडिंग हमारा कब यूज होता है दोस्तों, जब हमारा लोड शेडिंग जो हमारा कब यूज होता है, जब हमारा पावर शॉर्टेज होता है, किसमें, कुछ अप्लायंसेज में हमारा जो हमारा डिस्पेंसेबल अप्लायंसेज में क्या होता है, पावर का शॉर्टेज होता है, तब हमारा लोड शेडिंग दोस्तों सिस्टम में वर्क आता है। तो ये रहा हमारा क्या, डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक है, जो हम अपने डीएसएम स्ट्रेटजी को इम्प्रूवमेंट करने में हम हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा था क्या, पीक क्लिपिंग और हमारा जो वैली फिलिंग, लोड शेडिंग, स्ट्रेटेजिक एनर्जी कंजर्वेशन, स्ट्रेटेजिक लोड ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबल लोड शेप दोस्तों। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस अबाउट द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिमांड साइड मैनेजमेंट, कि कैसे वो प्लान करता है, कैसे वो उसको बताता है। तो ये टोटल इसके 6 स्टेप हैं जो नीचे दिए गए हैं कि वो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं। दोस्तों अब हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही दोस्तों हमारा 6 स्टेप हमको बताने हैं। तो 6 स्टेप क्या क्या है, तो पहला क्या है हमारा, इस्टेब्लिश बेस केस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस्टेब्लिश्ड बेस केस में हम डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। कहाँ से, डोमेस्टिक लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल, और उसके बाद जो हमारा है कॉमर्शियल लेवल, वहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, डेटा हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, आइडेंटिफाई मेजर्स। इसमें आइडेंटिफाई मेजर में क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा स्टेप ले सकते हैं, कौन कौन सा हमारे लिए जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कैसे हमारा पैसा वाला सिस्टम, सारा कुछ इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई मेजर में चेक किया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई मेजर में हम 3 स्टेप देखते हैं। पहला, क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हम क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारा क्वालिटी, जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी एश्योरेंस कैसा है। फिर उसके बाद देखते हैं एमटीपी एनालिसिस। एमटीपी एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों कि हम मान के, इसमें हम 2 स्टेप मेनली परफॉर्म करते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है कि हम मान के चलते हैं जितने भी ओल्ड हैं, जितने भी हमारे नॉन एफिशिएंट प्रोडक्ट हैं, वो हमारे कन्वर्ट हो गए न्यू एफिशिएंट प्रोडक्ट में। और दूसरा एनालिसिस हम करते हैं का, जहां पे परचेजिंग के यहाँ, कि जहां पे सेल्स के यहाँ जाते हैं, वहां एनालिसिस करते हैं कि कंज्यूमर जो परचेज कर रहा है, क्या वो एफिशिएंट प्रोडक्ट परचेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो फोकस करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक स्क्रीनिंग एनालिसिस। इसमें क्या होता है दोस्तों, वो फाइनेंशियल एश्योरेंस देखते हैं कि हमारा जो भी इक्विपमेंट है उसका जो यूज्ड हो रहा है, जितने भी उसका कॉस्ट है, वो एफिशिएंट हो। फिर उसके बाद हमारा एमटीपी एनालिसिस में क्या आता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद ये जब हम आइडेंटिफाई कर लिए, जो भी मेजर है उसको हम क्या किए, आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके जो भी हमारा डेवलपमेंट होगा, उस प्रोग्राम को हमको क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। तो उसके पीछे हम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे। फिर उसके बाद जब प्रोग्राम हम चला दिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट में हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम का जो इवेल्युएशन है वो सही है, तब जाके उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जब इंप्लीमेंट कर दिए शॉर्ट टर्म पे, तो फिर आफ्टर इंप्लीमेंटेशन हम उसको देखेंगे, फाइनल इवेल्युएशन करेंगे, क्या सही में जो प्रोग्राम हम लाए हैं, जो भी डीएसएम वाला जो भी हम मैसेज, जो भी हमारा सिस्टम है, वो सही रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये स्टेप हम परफॉर्म करते हैं। तो इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो स्टेब्लिश बेस में हमने क्या देखा था कि हमारा कोई भी चीज बेस लेवल पे क्या होता है, एक बेस लेवल डिटरमाइन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हर एक लेवल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं
हैं, फिर उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं दोस्तों। और उसके बाद हमारा क्या होता है, इसमें हमारा इंक्लूड होता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा कलेक्शन इंक्लूड होता है। जैसे डोमेस्टिक लेवल पे क्या जनरली यूज हो सकता है, जैसे हम क्या होता है, वाटर हीटिंग होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, फैन होता है, इल्यूमिनेशन, जितने भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारे उसमें इंक्लूड होते हैं। एंड यूज एनर्जी कंजप्शन दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे एंड यूज कंजप्शन। फिर कॉमर्शियल कंज्यूमर बेस में क्या होता है कि हमारा जो इसमें अंदर इंक्लूड होता है कि हमारा स्कूल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कितना एनर्जी, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, हमारे इसके अंदर कितना इंक्लूड हो रहा है। फिर उसके बाद हम यूज क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर बेस। इसमें क्या इंक्लूड होता है दोस्तों हमारा कि स्मॉल स्केल, एमएसएमई, लार्ज स्केल वाले इंडस्ट्री हैं वो कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं। फिर हमने देखा था क्या, आइडेंटिफाई मेजर्स। इसमें क्या स्टेप करते हैं दोस्तों, हम पता करते हैं कि क्या क्या मेजर ले सकते हैं, कैसे हमारा जो एनर्जी है उसको एफिशिएंट वे में, कंज्यूमरिस्टिक पर्पज होना चाहिए, उसको कैसे हम एनालिसिस करके जो हमारा डीएसएम का टेक्निक है, प्रोग्राम है, उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं दोस्तों। क्वालिटेटिव स्क्रीन एनालिसिस में क्या है दोस्तों, क्वालिटेटिव स्क्रीन में हमको बताएगा कि जो भी हम डीएसएम ऑप्शन आइडेंटिफाई किए हैं क्या वो सही मेजर उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो इनअप्रोप्रिएट हुआ तो उसको क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे दोस्तों। तो क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग एनालिसिस में हम केवल यही पार्ट देखते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था एमटीपी। एमटीपी में क्या था दोस्तों, मैक्सिमम टेक्निकल पोटेंशियल, कि हम इसमें दो स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हम मान के चलते हैं, जो भी हम थ्योरेटिकल मान के चलते हैं कि जितने भी हमारे इफिशिएंट इनएफिशिएंट इक्विपमेंट हैं वो रिप्लेस हो गए हमारे मोस्ट एफिशिएंट वन से। और दूसरे एनालिसिस में हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा जो कस्टमर है जो परचेज कर रहा है, नए नए इक्विपमेंट जो परचेज कर रहे हैं वो हमारे ओल्ड इक्विपमेंट से कितना पब्लिश, कितना रिप्लेस हुए हैं, उसी के ऊपर हमारा दोस्तों इसके ऊपर फोकस होता है। फिर उसके बाद हम उसमें एडाप्शन परचेजिंग वाला सिस्टम अपनाते हैं। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक स्क्रीनिंग। जैसे हम बताएं कि जो फाइनल स्टेप होता है हमारे कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, क्या वो हमारा सही तरीके से कॉस्ट बेनिफिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या हमारा फाइनेंशियल सेविंग हो रहा है, कि हमको जो भी इंसेंटिव ले रहे हैं, जो भी रिबेट ले रहे हैं, क्या वो सही मेजर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद जब हमारा ये आइडेंटिफाई मेजर वाले क्वालिटेटिव एमटीपी जो हमारे मैक्सिमम टेक्निकल पोटेंशियल थे, फिर इकोनॉमिक स्क्रीनिंग एनालिसिस के बाद हमारा होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इसमें कई सारे स्टेप होते हैं। पहला, प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेटजी अपनाना, कौन कौन सा इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इंसेंटिव अपनाना। फिर कई सारे प्रोग्राम हैं जैसे पार्टिसिपेशन, लोड का इम्पैक्ट देखना, यूटिलिटी, पार्टिसिपेशन का कॉस्ट देखना। कई सारे कस्टमर के हिसाब से हम इसमें क्या करते हैं, कौन कौन से इसमें देखते हैं। देखिए, प्रोग्राम पहले डिस्क्रिप्शन, उसका प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। फिर स्ट्रेटजी देखना चाहिए जो हमारा स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन है। फिर इंसेंटिव है उसके ऊपर फोकस करते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या लोड का इम्पैक्ट है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। फिर जो हमारा यूटिलिटी पार्टिसिपेटिंग है, क्या वो सही इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट जो हमारा ला रही है कस्टमर के लिए। तो ये प्रोग्राम हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया, जो हमारा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन वाला सिस्टम हो गया, कई सारे इंसेंटिव ला रही है उसके ऊपर फोकस। फिर उसके बाद जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट में, क्या कस्टमर उसमें पार्टिसिपेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम इनिशियल इवैल्यूएशन करते हैं। इस स्टेप में क्या इंक्लूड होता है दोस्तों, इस स्टेप में हमारा जो जनरली इंक्लूड होता है वो कॉस्ट बेनिफिट के ऊपर फोकस होता है कि जो भी हम प्रोग्राम ला रहे हैं वो कॉस्ट बेनिफिट है कि नहीं है, उसके ऊपर क्या करता है, ये कैलकुलेशन करता है और केवल इफेक्टिव प्रोग्राम को ही वो एडॉप्ट करता है, बाकी को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन में हम जो भी प्रोग्राम लाए हैं उसको वर्कड आउट में हम प्रोसेस में ला देते हैं, उसमें हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो इंप्लीमेंट कर देता है, आइडेंटिफाई करता है प्रोग्राम को, उसके बाद देखता है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्या करता है, वो डायरेक्टली क्या करता है अपने यूटिलिटी के थ्रू, अपने कई सारे जैसे कंट्री भी होते हैं दोस्तों यही अपनाते हैं कि पहले इंप्लीमेंट कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फाइनल इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम करेंगे। इस स्टेप में देखेंगे कि जो भी हम प्रोग्राम लाए थे वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, उसका इवेल्युएशन देखेंगे। कैसे देखेंगे कि जो हम प्रोग्राम ला रहे हैं क्या उसके वो सही प्रोसीजर पे फॉलो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या ये एनर्जी को सेव कर रहा है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव इवैल्यूएशन है कि नहीं है, इसके ऊपर फोकस करता है। तो दोस्तों हमने कैसे देखा, पहले हमने क्या देखे थे,
पहले हमने क्या देखा था, जो भी हमारा जो बेस है उसको क्या किए थे, उसको बेस को हमने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद हमारा जो क्या था, आइडेंटिफाई मेजर्स, जो भी हम मेजर्स लिए थे उसमें आइडेंटिफाई किए थे। उसमें हमारे तीन थे, पहले कौन से थे, एक क्वालिटेटिव था, फिर उसमें हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस थे, फिर एक हमारे एमटीपी थे। फिर हमने क्या किया था, डेवलपमेंट किया था, फिर उसके बाद इवेल्युएट किया था इनिशियल लेवल पे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट किया था, फिर हमारा फाइनल इवेल्युएशन था दोस्तों। तो ये हमारा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप और छठवां स्टेप। ये स्टेप आपको याद होने चाहिए किसमें दोस्तों, जो भी हमारा ये डीएसएम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, 6 स्टेप दोस्तों। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, एक्सप्लेन द लोड कंट्रोल टेक्निक। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो लोड टेक्निक यूज करते हैं उसके ऊपर हमारा ये फोकस किया है। तो लोड टेक्निक हमारा पहला क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल लोड टेक्निक। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, बिना कंज्यूमर के इंट्रैक्शन के बिना, नो इंट्रैक्शन, इसमें कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो भी इक्विपमेंट होता है उस पर हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं, जो पावर लाइन करियर होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, कट आउट कर देते हैं। जैसे यूरोप में किया गया था दोस्तों, वहाँ पे क्या है, शेडिंग ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को बिना पूछे बिना बताए वहाँ पे जो स्पेस हीटिंग है, वाटर हीटिंग लोड है, उसको हम क्या किए थे, रिपेल कर दिए थे दोस्तों। इस टेक्निक में हम क्या, इसीलिए इसका नेम क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल दोस्तों। ये टेक्निक जो हमारा इन्वॉल्व हुआ था, इसके बाद जब यूरोप में ये एक बार देखा गया था, इवॉल्व हुआ वहीं से और फिर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम ऑफ यूज, कि जब हमको रिक्वायर्ड होगा तो आधे कंज्यूमर को कट आउट करेंगे और जहां रिक्वायर्ड है वहां हम पब्लिश कर देंगे दोस्तों। इन केस ऑफ रिपेल कंट्रोल, जो रिपेल कंट्रोल होता है दोस्तों वो हमारा कहाँ पे यूज होता है, कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को इसके पहले सिग्नल भेजा जाता है कि क्या वो डीएसएम टेक्निक को अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो वहाँ उनके सिग्नल को हम क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे, मतलब अपने ऊपर हम क्या करेंगे, उसके कट आउट कर देंगे। बिना इंट्रैक्शन किए हुए वहाँ पे उस कंज्यूमर को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारा क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल टेक्निक में हमको क्या याद करना है, टाइम ऑफ यूज, जब हमको रिक्वायर्ड होगा तब हम उसको यूज करेंगे विदाउट एनी इंट्रैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लोकल कंट्रोल टेक्निक का दोस्तों। इस टेक्निक में हम क्या कर देते हैं, जो हमारा टेक्निक होता है, कंज्यूमर को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि किस हिसाब से वो लोड को यूज करे। पहला मेथड जो हमारा इम्प्लीमेंट है दोस्तों, इसमें जो हमारा यूज करते हैं लोकल कंट्रोल में, वो हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। कंज्यूमर के प्रेमाइसेस के अनुसार हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर जितना प्रीसेट वैल्यू है, डिटरमाइन है, उससे अगर लोड एक्सीड हुआ तो तुरंत सर्किट ब्रेकर के सेटिंग के अनुसार हमारा क्या होगा, वो लोड कंट्रोल हो जाएगा। जनरली ये कंज्यूमर क्या करता है, अपने अप्लायंसेज में भी दोस्तों यूज करता है। आप देखते होंगे सर्किट ब्रेकर एमसीबी लगा होता है, जो कि अगर थोड़ा सा भी एक्सीड हुआ तो तुरंत क्या हो जाएगा, हमारा तुरंत अप्लायंसेज वर्क ऑन हो जाएगा। और दूसरा मेथड जैसे अनदर वे है, जैसे दूसरा क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ डिवाइस। इसके अंदर क्या है दोस्तों, यही हमारा क्या है, इंटरलॉकिंग हो जाता है। जब भी लोड एक्सीड होगा तो तुरंत हमारा वहां से इंटरलॉकिंग हो जाता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल मेथड, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम कंज्यूमर से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोड को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, वहां पे लोड को अपने तरीके से कंट्रोल करते हैं। ये टेक्निक अधिकतर हमारा जो लार्ज इंडस्ट्री कंज्यूमर होते हैं उन्हीं पे हमारा ये प्रीफर होता है दोस्तों। ये स्पेशल कॉन्टेक्ट, जैसे कोई भी इंटरप्टेबल लोड होता है तो वहां पे ये हमारा ये परफॉर्म होता है दोस्तों। तो ये हमने देखा क्या, डायरेक्ट कंट्रोल में हमने क्या यूज किया था, टाइम ऑफ द यूज, जब हमको रिक्वायर्ड हुआ तब हम यूज किए। और लोकल में हमने क्या, सर्किट ब्रेकर। और डिस्ट्रीब्यूटेड में हमने देखा कि जो हमारा कम्युनिकेशन करके कंज्यूमर से वहां के लोड को हम कंट्रोल किए थे दोस्तों।